हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स पहले वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट इज द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म एंड व्हाट वे द रीजंस बिहाइंड द चेंजिंग ऑफ पॉलिटिकल कंडीशंस इन यूरोप एंड हाउ द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इमर्ज्ड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द यूरोप। तो आप जानते ही हो कि हम लोग द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। पार्ट वन में हमने ये बेसिक आइडियाज़ को पढ़ा था और बेसिक आइडियाज़ को समझने की कोशिश की थी। और बैकग्राउंड में हमने देखा था कि हाँ, आपको याद होगा कि फेडरिक सोरियो की पेंटिंग हमने डिस्कस की थी कि कैसे फेडरिक सोरियो इस फ्रेंच पेंटर ने एक पेंटिंग डिज़ाइन करके नेशनलिज्म की आइडिया को डिस्क्राइब किया था। और उसने कैसे इस बात को बताया था कि इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यूरोप में ये सारी चेंजेस हो जाएं और जितने भी किंगडम्स और एम्पायर्स थे वो सारे कंट्रीज़ में बदल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। एट दी एंड हमने आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को भी डिस्कस किया था कि राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म होता क्या है। और इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है इन द पार्ट वन। ठीक है। सो नाउ इन द पार्ट टू, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पार्ट टू में हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। राइट। चलिए, तो डिस्कस करते हैं व्हाट इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। तो बिफोर आई डिस्कस दिस टॉपिक चिल्ड्रन, आपको याद होगा कि क्लास 9 में आपने हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 इसी टॉपिक पर पढ़ा था एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन, है ना। फ्रेंच रेवोल्यूशन, कई बच्चों ने पूछा था कि सर फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ने की हमको क्या ज़रूरत है ना, बिकॉज वी लिव इन इंडिया सो वाई शुड वी लर्न अबाउट द रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस। तो एट द एंड ऑफ द चैप्टर दे अंडरस्टूड कि हाँ, अब हमें समझ में आया कि वाई वी हैव लर्न दिस फ्रेंच रेवोल्यूशन। चलिए, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आउटकम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन बताऊंगा एंड हाउ वाज द फ्रेंच सोसाइटी बिफोर द रेवोल्यूशन एंड व्हाट चेंजेस हैपन इन द फ्रेंच सोसाइटी आफ्टर द रेवोल्यूशन। और नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो आप सब लोग जानती हो कि द फ्रेंच रेवोल्यूशन हैपन इन द ईयर 1789। ओके, and this revolution was brought up by the थर्ड स्टेट पीपल, राइट। एक स्टेट जनरल बुलाई गई थी, है ना। और उसके बाद फिर थर्ड स्टेट ने वहाँ से बाइकआउट कर दिया था। बाइकआउट करने के बाद फिर रेवोल्यूशन हुआ, है ना। तो 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ और 1789 में एक चेंज हुआ फ्रांस में, है ना। बिफोर दी 1789 revolution in France, it was absolute monarchy, है ना। But after this revolution, the absolute monarchy, the system was abolished, and France was converted into the constitutional monarchy. तो एक छोटा सा चेंज हुआ। वो चेंज ये था कि फ्रांस को एब्सोल्यूट मोनार्की से कन्वर्ट करके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाई गई। ठीक है। सो देयर वाज अ मोनार्की किंग 1789 रेवोल्यूशन के बाद भी था, बट ही वाज नॉट द सुप्रीम पावर। द पावर्स ऑफ द फ्रेंच किंग वेर रिड्यूस्ड, है ना। तो फ्रेंच किंग के पावर्स को रिड्यूस किया गया था, है ना। और उसके बाद जो हुआ बच्चों, 1791 में द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन वाज इम्प्लीमेंटेड एंड देन चिल्ड्रन, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जेकोबिन्स रूल, the monarchy was completely abolished in France, and France was finally declared as a republic and democratic country with a defined and written constitution। ठीक है। तो ये चेंजेस हुए फ्रांस में 2-3 सालों में, 1789 के बाद 1793 से 1793 तक ये सारे चेंजेस हो चुके थे, राइट। चलिए, तो अब हम जानते हैं कि व्हाट वे द मेजर चेंजेस विच हैपन इन दी फ्रांस आफ्टर दी रेवोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, आज मैं टेक्स्ट बुक लेकर पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको एक बात समझना ज़रूरी है कि जो सीबीएसई का जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है उसमें क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक के किसी भी पैराग्राफ से किसी भी लाइन से आ सकते हैं और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और जो बॉक्स में दी गई इंफॉर्मेशन होती है उस इंफॉर्मेशन से भी क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आ सकते हैं, क्वेश्चन पेपर में। तो हमें टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करना चाहिए। तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन ऑफ ऑल द क्वेश्चंस। दैट्स व्हाई
वी मस्ट रीड द टेक्स्ट बुक, है ना। घर पे हम लोग टेक्स्ट बुक ठीक से पढ़ते नहीं है, तो इस वीडियो में हम टेक्स्ट बुक से ही पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो चिल्ड्रन, चेंजेस जो हुए आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, सो द वेरी फर्स्ट चेंज चिल्ड्रन, द आइडियाज ऑफ द ला पार्टी, है ना। दिस मीन्स द आइडिया ऑफ द फादरलैंड। Idea of the fatherland means, children, here they, the French revolutionaries, actually I'm talking about the French revolutionaries. So these French revolutionaries tried to connect the people with emotions to their country, है ना। And these, so the emotions of the people were connected towards with their nation, with this idea of the fatherland. एंड इंडिया में हम लोग क्या बोलते हैं, मदरलैंड, है ना। एंड इन फ्रांस दे सेड व्हाट, इट इज़ आवर फादरलैंड। हिंदी में इसका अगर ट्रांसलेशन करेंगे, मदरलैंड माँ की ज़मीन, फादरलैंड बाप की ज़मीन। ओके, ऐसे तो हम नहीं बोल सकते, बट यस, this idea was brought up by the French revolutionaries to connect the people with the nation emotionally. And the second, the abstract idea they represented here, and that idea was of the citizens. Okay, that is in French it is called the les citoyens. So children, before the French Revolution, there were three states in France: first state, second state, and the third state. And all there was inequality in the French society, right? And children, the people were not treated equally. That you have already learned in class 9. So that's why I don't want to discuss all these topics once again here in this video. इसका लेंथ फिर बढ़ जाएगा. So here the French revolutionaries, after the revolution, they introduced the idea of the citizen. Citizen मतलब क्या? अब ये फ्रांस के सभी लोगों को सिटीजन कहकर पुकार रहे थे. They were recognized as the citizen. There was no first state, second state, and the third state. There was no discrimination between the citizens based on their property, uh, based on their social class, based on their religion. There was no criteria to to divide the people in France after the revolution, because here they declared the people of the France as the citizens. Okay, and here they ensured that all the citizens of the France must enjoy equal rights under the constitution. तो सभी फ्रांस के लोगों को क्या दिए गए, इक्वल राइट्स दिए गए. एंड ऑल दीज राइट्स वेर प्रोवाइडेड टू द फ्रेंच पीपल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. सो they design a common constitution for all the French people, which was the Charter of the Rights of Man. And under this constitution, the French revolutionaries, they recognized the people of the France as the citizen. This means अब सब लोगों को एक समानता से पहचाना गया यहाँ पर, right? Okay, one more change they did here, that it was the new French flag. It was the tricolor flag. ठीक है, एक ट्राइकलर फ्लैग को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया. एंड दिस ट्राइकलर न्यू फ्लैग ऑफ द न्यू रिपब्लिक कंट्री वाज रिप्लेस बाय द रॉयल फ्लैग, है ना. तो पहले क्या होता था, एक रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग होता था. रॉयल फ्लैग यानी कि जो किंग का जो फ्लैग होता था, फ्रेंच एज अ मोनार्की, राइट, फ्रांस एज अ मोनार्की, उसका जो फ्लैग था उसको रिप्लेस करके एक नया फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया. दिस चेंज ऑल्सो डन वॉज डन इन इंडिया टू. Then India became independent country, so a new tricolor flag was designed and introduced in India by the Indian nationalist leaders, है ना. चिल्ड्रन, एक और चेंज यहाँ पर किया गया which is remarkable. That is what, here the states general, तो पहले जो फ्रेंच की लेजिस्लेटिव बॉडी थी उसका जो नाम था वो था स्टेट्स जनरल, राइट. But children, now here the name was changed and the States General was renamed as the National Assembly. तो States General को National Assembly का नाम दिया गया. And the members of, or members of the National Assembly were elected by the people. But who were those all the people? They were the
एक्टिव सिटीजन्स। तो सारे एक्टिव सिटीजन्स जो थे फ्रांस के, उन लोगों ने मिलकर नेशनल असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट किया। ना हो द एक्टिव सिटीजन्स आपने क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ लिया है। दे वर ऑल दी मेन, they were all the taxpayers, and they were all above the 21 years of age, right? Okay, right. So children, one more change was done here. It was that the new hymns were composed, है ना? तो hymns compose किए गए, है ना? hymns compose करना यानी कि अपने देश के लिए कुछ गीत लिखना, है ना? To honor the nation. अच्छा, ये क्यों किया गया था पता है आपको? These hymns were composed by the poets, by the nationalist leaders, to connect the people emotionally with their country. इसको कहते हैं रोमांटिसिज्म, ठीक है? रोमांस नहीं, रोमांटिसिज्म। ओके, तो चिल्ड्रन, here the new hymns were composed like in India, while during the Indian freedom struggle, the hymns were sung by the people, है ना? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वंदे मातरम, है ना? These were the hymns which were composed by the poets. और इंडियन फ्रीडम फाइटर्स जो होते थे ना, ये हाइम्स को प्रमोट करते थे, वो इन्हें गाते थे ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। ये फ्रांस में भी हुआ था, राइट? क्लास 9 में हमने पढ़ चुके हैं ये। ओके फाइन। ओथ्स वेयर टेकन, लोगों ने कस्में खाई। कैसी कस्में खाई? कि हम कसम खाते हैं, राइट? तो दे टुक द ओथ्स, है ना, टू कंटिन्यू द नेचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द फ्रांस एज अ रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक इन फ्यूचर ऑल्सो। They took the vote to provide equality to all the people, and to provide equal privileges to all the people. Such kinds of oaths were taken by the people of the France. Martyrs were commemorated. शहीदों को वहाँ पे क्या दी गई? इज्जत दी गई या श्रद्धांजलि दी गई, उन्हें उन्हें रिकॉग्नाइज किया गया। नाउ ये कौन लोग थे? मार्टायर्स who sacrificed their lives in the uprising of 1789, or in the French Revolution of 1789. Okay, one more change was done here by the French people, or by the National Assembly, that they introduced a centralized administrative system. So centralized administrative system was introduced, है ना? Centralized, जैसे कि now in India we have one centralized administrative system which is controlled by the central government of India, है ना? Now the central government of India and its administrative system controls all the administrative affairs in the country, and it takes all the important decisions. तो ये फ्रांस में पहले ही हो चुका था इन द ईयर्स आफ्टर द 1789 रेवोल्यूशंस रेवोल्यूशन। एंड चिल्ड्रन, दे इवन फॉर्मुलेट द यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल दी सिटीजन्स, है ना? तो उन्होंने क्या किया? सबके लिए एक जैसे कानून बनाए। फाइन। एंड चिल्ड्रन, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड द ड्यूज वेयर अबॉलिश्ड। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज, ये इंपॉर्टेंट है, समझना पड़ेगा आपको। नाउ व्हाट आर दी इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड द ड्यूज? तो जो इंटरनल जो टैक्सेस थे अलग अलग टाइप्स के, और जो कस्टम ड्यूटीज थे विच वेर इम्पोज्ड ऑन द फ्रेंच सिटीजन्स बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट, बाय द किंग ऑफ द फ्रांस, वेर ऑल abolished। ये सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया, है ना? एंड इवन द ड्यूज वेर abolished। ना व्हाट वेर द ड्यूज? मोनोरेल ड्यूज होते थे, है ना? और जो थक बाकी, इसे हिंदी में मराठी में थक बाकी कहते हैं, राइट? तो ड्यूज वेर abolished। जैसे किसानों के ड्यूज होते थे देने, टैक्सेस के जो ड्यूज होते हैं, सिटीजन्स के जो सिटीज़ में रहते हैं, जो गांव में रहते हैं, उनके जो टैक्सेस देने बाकी रह जाते हैं, दीज आर कॉल्ड द ड्यूज। So all these dues were abolished. Okay. And again, children, the French revolutionaries introduced a uniform system of weight and measures. Uniform system यानी कि before the 1789 revolution, before this change was done in the French society or in the French country, children, there was no uniform system of weights and measures. यानी कि चीज़ों को नापने और तोलने का कोई एक यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं था। अलग अलग ढंग से चीज़ों को नापा और तोला जाता था। तो इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया
और एक यूनिफॉर्म सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया चीज़ों को नापने और तोलने के लिए। इवन चिल्ड्रन, लैंग्वेज में भी इन लोगों ने एक काम किया। दे मेड अ वेरी बिग चेंज हियर। दे डिस्करेज द स्पीकिंग ऑफ रीजनल डायलेक्ट्स। ओके, यानी कि रीजनल डायलेक्ट्स को इन्होंने डिस्करेज किया। बोला कि रीजनल डायलेक्ट्स, ओके, यू स्पीक रीजनल डायलेक्ट्स बट दिस इज नॉट आवर आइडेंटिटी। दे सेड दैट फ्रेंच इज आवर कॉमन लैंग्वेज एंड फ्रेंच शुड बी स्पोकन एंड रिटन बाय ऑल द पीपल, है ना। तो फ्रेंच लैंग्वेज को इन्होंने प्रमोट किया। एंड चिल्ड्रन, here all these changes were made by the French revolutionaries and the newly formed government in France after the 1789 revolution to unite all the French people। फ्रांस के सारे लोगों को यूनाइट करने के लिए इन लोगों ने सारे चेंजेस किए। एंड चिल्ड्रन, इसके बाद जो हुआ हम देखते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में कि राइट डाउन द चेंजेस or the initial changes done by the French revolutionaries after the 1789 revolution। तो आप ये सारे पॉइंट्स को आराम से लिख सकते हो। इट मे कम फॉर 3 मार्क्स। आ जाए तो बिल्कुल इजीली यू यू कैन यू कैन राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेटर ऑन चिल्ड्रन इन फ्रांस व्हाट हैपेंड, दिस न्यूज वाज स्प्रेड इन द डिफरेंट सिटीज ऑफ यूरोप कि यार फ्रांस में इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं ना, फ्रांस के लोगों को इतने सारे राइट्स मिल गए, राइट। कि उन्होंने तो अपने आप को इक्वालिटी वहाँ पर उन्होंने इस्टेब्लिश कर ली। नाउ दे अडॉप्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। एंड इवन चिल्ड्रन, दे ऑल द पीपल इन द डिफरेंट सिटीज ऑफ द यूरोप दे स्टार्टेड डिस्कसिंग अबाउट दिस ऑल द चेंजेस। तो लोगों ने इस बारे में डिस्कस करना शुरू कर दिया। And children, as they started discussing, so here they also started wishing to make these all the changes in their cities and in their territories also। तो वो भी चाहते थे कि यार हमारे साथ भी ऐसा ही हो। अब फ्रांस के लोग मज़े कर रहे हैं, हमें भी मज़े चाहिए, राइट, ऐसा ही होगा। ओके, बट चिल्ड्रन, इसीलिए मिडिल क्लासेस जो थे, एजुकेटेड जो लोग थे यूरोप के, उन लोगों ने अपने अपने कंट्रीज में, अपने अपने लैंड टेरिटरीज में जेकोबिन्स क्लब को सेटअप करना शुरू कर दिया। सो दे ऑल स्टार्टेड सेटिंग अप जेकोबिन्स क्लब। तो जेकोबिन्स क्लब क्या होते थे? दिस कल्चर वॉज स्टार्टेड इन फ्रांस। दीज वे दी पॉलिटिकल क्लब्स एंड these political clubs argued for the equal rights of the people। तो उन लोगों ने भी ये इस टाइप के पॉलिटिकल क्लब्स अपने अपने कंट्रीज में सेटअप करना शुरू कर दिया, यूरोप के बाकी लोगों ने। तो चिल्ड्रन, हियर फ्रेंच आर्मी जो थी, दिस फ्रेंच आर्मी स्टार्टेड इन्वेडिंग द नेबरिंग कंट्रीज फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर द 1790s। तो 1790s के रेवोल्यूशन के बाद फ्रेंच आर्मी हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ इटाली में, ये इटाली के बहुत सारे पार्ट्स में इन्वेट कर रही थी, है ना। एंड द फ्रेंच आर्मी was trying to introduce these new ideas and this new system। And children, they were trying to carry the idea of nationalism to other countries and to the other kingdoms and the empires। तो फ्रांस की आर्मी ये काम कर रही थी कि वो अलग अलग देशों में इन्वेट कर रही थी, इन्वेजन करके वो वहाँ के लोगों को बता रही थी कि देखो, फ्रांस में हमने ये सब सारे चेंजेस कर दिए हैं एंड द पीपल ऑफ द फ्रांस आर वेरी हैप्पी। तो लोगों को बता रहे थे कि उन लोगों ने फ्रांस में क्या चेंज किया, ठीक है। तो ये इस मैप को अगर आप देखोगे, सो दिस इज हाउ द यूरोप वाज डिवाइडेड इनटू बिफोर दी 17 इन दी 18th century, ठीक है। तो दीज वेर ऑल दी एम्पायर्स। देयर वाज रशियन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रियन एम्पायर, हंगेरियन एम्पायर एंड द फ्रेंच एम्पायर वाज देयर, है ना। फ्रांस वाज रूल्ड बाय द मोनार्की, है ना। सो मेनी मोर एम्पायर्स वर देयर इन द फ्रांस। बाय द वे चिल्ड्रन, when at the time of Napoleon, है ना, Napoleon crowned himself as the emperor of the France, the military dictator we can even call him, in the year 1799। तो 1799 में नेपोलियन ने अपने आप को क्राउन कर लिया एंड ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ द फ्रांस। तो बिफोर द नेपोलियन वहाँ पर क्या था?
चिल्ड्रन, फ्रांस में ना 1790s के बाद, 1790 से 1799 तक, राइट, इन दिस 10 years मेनी चेंजेस हैपन। पहले तो नेशनल असेंबली बनी, फिर उसके बाद जेकोबिन्स क्लब की गवर्नमेंट आई, है ना। जेकोबिन्स क्लब का जो हेड था वो था मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर। फिर मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर की गवर्नमेंट के बाद वहां पर आए डायरेक्टरी कमेटी रूल। डायरेक्टरी कमेटी रूल के बाद आया नेपोलियन। तो चिल्ड्रन, इसमें बहुत सारे चेंजेस होते रहे, है ना। फ्रांस में 10 सालों में 3-4 चेंजेस हो चुके थे। एंड देयर वाज पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इन फ्रांस। तो इसी बात का फायदा उठाकर नेपोलियन, जो एक मिलिट्री कमांडर था, उसने अपने आप को फ्रांस का एम्परर डिक्लेयर कर दिया, बिकॉज ही हैड पावर दैट टाइम, उसके पास पावर था। फाइनली, तो बाद में जो हुआ वो बड़ा बहुत ही बुरा हुआ या बहुत अच्छा हुआ, आप डिसाइड करना, जो भी हुआ। चिल्ड्रन, नेपोलियन डिस्ट्रॉयड द डेमोक्रेसी इन फ्रांस। नेपोलियन ने क्या किया, डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो हाउ ही डिस्ट्रॉयड द डेमोक्रेसी? बिकॉज चिल्ड्रन, नेपोलियन डिड नॉट प्रोवाइड political equality to the people of the France. The political equality which was established by the National Assembly and even by the Directory Committee and even by the Jacobins Club, जितनी भी थी, है ना, वो पॉलिटिकल इक्वालिटी को, वो पॉलिटिकल राइट्स को नेपोलियन ने छीन लिया था फ्रांस के लोगों से। इवन दो मैं तो ये कहता हूँ कि नेशनल असेंबली हो या फिर जैकोबिन्स क्लब का रूल हो या फिर डायरेक्टरी कमेटी का, इन तीनों भी सरकारों में, फ्रांस में, राइट टू वोट वाज नॉट प्रोवाइडेड टू द वीमेन। वीमेन, महिलाओं को राइट टू वोट यानी पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए गए थे। बट एक्सेप्ट वीमेन, ऑल दी मेन गॉट पॉलिटिकल राइट्स। तो एटलीस्ट यहाँ पर एक तो चेंज हुआ था कि मोनार्क के पास से पावर्स को छीनकर उसी कंट्री के मेन के हाथ में दे दिया गया था, कि दैट ऑल मेन कैन डिसाइड हु कैन बिकम द रूलर। ठीक है, आई एम नॉट, मैं यहाँ पर इन तीनों सरकारों को फेवर नहीं कर रहा हूँ, बट एक एक चेंज तो उन्होंने किया था। बाय द वे, जो भी एक डेमोक्रेटिक चेंज आया था फ्रांस में, दैट चेंज वाज कंप्लीटली अबॉलिश्ड। जो छोटी सी डेमोक्रेसी फ्रांस में स्टैब्लिश हुई थी, उस डेमोक्रेसी को भी नेपोलियन ने क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया। कैसे किया? पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द पीपल वेर टेकन अवे बाय द नेपोलियन। ठीक है। बट चिल्ड्रन, नेपोलियन वॉज वेरी गुड इन एडमिनिस्ट्रेटिव, इन एडमिनिस्ट्रेशन। वो एडमिनिस्ट्रेशन में काफी अच्छा था। And he introduced, some good and effective measures in the administrative system of the French society. उसके लिए उसने क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल, नेपोलियन पास द सिविल कोड ऑफ 1804, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द नेपोलियनिक कोड। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया गया है नेपोलियनिक कोड, राइट। चिल्ड्रन, इस कोड को पास करने के बाद नेपोलियन ने कुछ चेंजेस किए फ्रेंच सोसाइटी में। वो चेंजेस क्या थे? फर्स्ट ऑफ ऑल, ही डिड अवे विथ ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। यानी कि बेस्ड ऑन बर्थ जो प्रिविलेजेस फ्रांस के लोग एंजॉय करते थे, उन सारे प्रिविलेजेस को नेपोलियन ने क्या किया, खत्म कर दिया। राइट, like first state and the second state in France, they enjoyed all the privileges by birth, because they born in the first and second state, so they enjoyed all the privileges. तो नेपोलियन ने बोला, नहीं भाई, just because you are born in the first and the second state and you can enjoy all the privileges, this is wrong. Here all the citizens of the France can enjoy all the privileges equally. ये तो बड़ा अच्छा काम किया था। दिस मीन्स नेपोलियन established equality before the law. इक्वालिटी बिफोर द लॉ उसने यहाँ पे स्टैब्लिश की। एंड इवन ही हैड प्रोवाइडेड राइट टू प्रॉपर्टी। तो इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड राइट टू प्रॉपर्टी। तो इक्वालिटी बिफोर द लॉ यानी कि उसने कहा कि सारे लोग कानून की नज़र में एक समान है, एंड द लॉ विल बी इक्वल फॉर ऑल। देयर विल नॉट बी एनी special privileges to the people who belong to the aristocratic families or the people who belong to the clergy families, right? उसने बोला नहीं, ऐसा नहीं होगा। now all the people will enjoy the equal privileges। बड़ा अच्छा काम किया था।
Second, one more right he has provided to the people of the France, that was the right to property. नेपोलियन ने कहा कि अभी प्रॉपर्टी का अधिकार सबको होगा, बिकॉज चिल्ड्रन बिफोर द 1789 रेवोल्यूशन द राइट टू प्रॉपर्टी वाज enjoyed by the first and the second state people, and almost property of the France was owned and controlled by the first and the second state only. Okay, ठीक है. And children, this code was exported to the regions under the French control. In the Dutch Republic, अब डच रिपब्लिक जो था, हम्म इस डच रिपब्लिक में क्या हुआ, एंड इवन इन द स्विट्जरलैंड, इन इटाली एंड इन जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, है ना. तो उसने डच रिपब्लिक में, स्विट्जरलैंड में, इटाली में और जर्मनी में भी ये सारे चेंजेस किए थे, बिकॉज मैंने आपको बोला कि फ्रेंच आर्मी बहुत सारे कंट्रीज में इन्वेजन कर रही थी. तो फ्रेंच आर्मी यहाँ पर भी इन्वेजन कर रही थी. तो उसने, नेपोलियन ने और फ्रेंच आर्मी ने मिलकर क्या किया, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स यहाँ पर भी इंट्रोड्यूस किए. ओके, क्या किया. नंबर वन, ही अबॉलिश्ड द फ्यूडल सिस्टम. फ्यूडल सिस्टम जो था, है ना, द सिस्टम, आपको पता है पुराना जो सिस्टम था, फ्यूडल सिस्टम, वेयर द फार्मर्स वेर सपोज टू पे द टैक्सेस फॉर द एग्रीकल्चर, दे वेर सपोज टू पे द रेंट्स, सो दे वर कॉल्ड द सर्फडॉम्स, है ना. अपनी जमीन पर वो खेती बाड़ी करते थे, उनको उसका किराया देना पड़ता था, है ना, रेंट एंड ऑल. एंड इवन चिल्ड्रन, फार्मर्स हैड टू पे द टैक्सेस ऑन द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस फॉर देयर क्रॉप्स. जितनी वो क्रॉप्स उगाते थे उस पर भी उनको क्या देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था. तो दिस टैक्सेस वेयर abolished by the Napoleon. And children, he also abolished the manorial dues. ये क्या होता था, सो मैनोरियल ड्यूज, एक्चुअली सॉरी, सो मैनोरियल ड्यूज जो होते थे, दीज वे द ड्यूज. ड्यू होते ना, आपकी फीस ड्यू हो गई, आपको फीस पे करना पड़ेगा, प्रिंसिपल आपकी कहती हो आपको, राइट. सो मैनोरियल ड्यूज वे द ड्यूज विच वेयर लाइक द taxes, the amount of money which had to be paid to the government by the farmers. So such dues were removed and abolished. अच्छा, ये तो चेंजेस हो गए थे गांव में, इन द विलेजेस दीज चेंजेस वर मेड बाय नेपोलियन. व्हाट अबाउट द सिटीज एंड टाउन्स. सो चिल्ड्रन, इन सिटीज एंड टाउन्स आल्सो ट्रेड गिल्ड restrictions वेर abolished और वेर removed. अब ट्रेड गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस क्या होते थे. ट्रेड गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस यानी कि चिल्ड्रन, दैट टाइम इन द सिटीज देर वेर सम ऑर्गेनाइजेशंस जिसको हम कहते थे ट्रेड गिल्ड ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है. सो व्हाट वाज देयर रोल, उनका जो रोल होता था, देयर रोल वाज टू कंट्रोल द ट्रेड प्रैक्टिसेस इन सिटीज एंड टाउन्स. वो सिटीज और टाउन्स में ट्रेड को कंट्रोल करते थे, है ना. द व्हाट काइंड ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल इस मीनिंग में आप लोगे कि कौन सा बंदा सिटी में आकर अपना बिजनेस शुरू करेगा या नहीं करेगा, और फिर कौन सी चीज का, कौन से गुड्स का, है ना. सो व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड ऑल. यानी ट्रेड वाज कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय द ट्रेड गिल्ड ऑर्गेनाइजेशंस. And these trade guild organizations were supported by the monarchs. तो monarchs भी इसको support करते थे. This means children, the scope for the new businessmen and the scope for the new people to come to cities and establish and start their business was not possible, right? तो नेपोलियन ने ये सारे restrictions को भी remove कर दिया था. This means he allowed the most of the this means he allowed all the people of the France to settle down anywhere wherever they want to settle and to start any business whichever they want to start. बढ़िया काम किया था भाई. नेपोलियन ऑल्सो इम्प्रूव द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, राइट. तो उसने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव किया, है ना. एंड चिल्ड्रन, आप जानते हो कि इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर द लाइफ लाइन्स. विदाउट डेवलप ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, एनी कंट्री कैन नॉट बिकम अ डेवलप कंट्री. कोई भी कंट्री डेवलप नहीं हो सकती, राइट. दैट्स वाई चिल्ड्रन, व्हाट अबाउट दी पीजेंट्स, आर्टिसन, वर्कर्स एंड द न्यू बिजनेसमैन. ये सारे लोग जो थे इन चीज़ों से खुश हो गए थे, बिकॉज whatever the changes were made by Napoleon, those all the changes were remarkable, no doubt. Remarkable थे, and these all the changes were actually supported by most of the people. And यहाँ लिखा है कि enjoy the new found freedom. लोगों ने इसको enjoy किया. This was a freedom, right?
लोग क्या चाहते थे भाई? लोग चाहते थे कि उन पर जो ड्यूज है वो माफ हो जाए। लोग चाहते थे कि जो ट्रेड पर रिस्ट्रिक्शंस है वो खत्म हो जाए, है ना। और लोग चाहते थे कि जो जो डिफिकल्टीज इन ट्रेड और बिजनेस में, वो सारी डिफिकल्टीज को खत्म कर दिया जाए। तो नेपोलियन ने ये सारी चीजें कर दी थी, है ना। बस उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि ही वॉज नॉट डेमोक्रेट। वो डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करता था, है ना। तो चिल्ड्रन, द कंट्रीज विच वेर कनक्वर्ड बाय नेपोलियन, ही डिड व्हाट, ही placed his family members as the rulers of those new annexed countries। तो उसने अपने फैमिली के लोगों को ही उन न्यू कंट्रीज का, जिसको उसने कनकोर कर रखा था, वहां पर उसने अपने फैमिली के लोगों को रूलर्स बनाकर बिठा दिया। ठीक है। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। और ये गलती छोटी नहीं, बहुत बड़ी थी, है ना। पीपल वांट मनी एंड पावर, सो ही ओपन द डोर्स ऑफ मनी, बट ही क्लोज द डोर ऑफ पावर। लोगों को पैसा और पावर दोनों चाहिए, बस उसने बस पैसा ही लोगों को दिया, इक्वल इक्वालिटी दिया, लेकिन पावर नहीं दिया, है ना, सत्ता नहीं दी। तो दिस वाज हिज मिस्टेक एंड अ ब्लंडर मिस्टेक। अदरवाइज नेपोलियन वुड बी अ हीरो ऑफ फ्रांस, वो हीरो कहलाता। बट बिकॉज ऑफ दिस मिस्टेक, आई डोंट कंसिडर नेपोलियन वॉज अ हीरो। मैं तो नहीं मानता। बस आप जान लो जो करना, आप जो सोचते हो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बाय द वे, तो चिल्ड्रन, दिस ऑल द चेंजेस वेर मेड बाय द नेपोलियन। अभी हुआ क्या? Which areas were conquered by the Napoleon? So, in the areas conquered, the reactions of the local population to the French rule was mixed. अब नेपोलियन ने जिन न्यू एरियाज को कन्क्वर किया था, वहां के लोगों का रिएक्शन क्या था? तो चिल्ड्रन, रिएक्शन जो था वहां के लोगों का मिक्स था। मिक्स मतलब कभी खुशी कभी गम, है ना, कभी खुशी कभी गम। तो चिल्ड्रन, मिक्स रिएक्शन का मतलब होता है कि लोग खुश भी थे और नाराज भी थे। इनिशियली Initially, people were happy with the French army. The people were happy with the invasion of the French army, and many people welcomed the French army, and they supported the French army to come and to conquer their country, because those people also wanted that the French army and Napoleon can establish or could establish the same system which they had already established in France. So your That's why children initially, like the places like Holland and Switzerland, and the cities like Brussels, Mainz, Milan, and Warsaw. In these all the places, the Napoleon army or the French army was seen as the harbingers of liberty, है ना। लोगों ने बोला कि यार ये तो हमको आज़ादी देने वाले लोग हैं, है ना। ट्रेड की आज़ादी, पॉलिटिकल आज़ादी। बट ठीक है। बट चिल्ड्रन, स्लोली स्लोली पीपल अंडरस्टूड दैट दे आर नॉट द हर्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। ये हमें आज़ादी नहीं देने वाले हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए नेपोलियन ने, बहुत सारे चेंजेस किए, एंड विच वेर वेरी वेरी इफेक्टिव एंड विच वेर मच नीडेड। बट इन एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस को अगर हम इग्नोर कर दें, तो बाकी जो काम थे नेपोलियन के, those all the activities of Napoleon were not good। मैंने आपको बोला कि नेपोलियन ने लोगों से पॉलिटिकल फ्रीडम छीन लिया था, है ना। नाउ ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज ऑल द पीपल एज सिटीजन। अपार्ट फ्रॉम दैट, ही डिड नॉट गिव एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम टू द पीपल। नेपोलियन और उसके फैमिली के लोग ही यहाँ पर सत्ता चला रहे थे। The other French people were not allowed to take the powers in their hands and to become the rulers of the country। This means there were no elections। Elections ही नहीं होते थे। चिल्ड्रन, उसके बाद नेपोलियन ने एक और काम किया, जो अच्छा काम नहीं था मेरे हिसाब से। दैट ही इंक्रीज दी टैक्सेस। उसने टैक्सेस बढ़ा दिए थे। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस दी सेंसरशिप। censorship means, children, here he abolished the right to freedom of speech and expression। Now, what was spoken, what was written, and what was printed, all these things were controlled by the Napoleon and his government। And children, here people were not allowed to speak against the Napoleon and his government, and those who spoke, they were punished, है ना।
एंड चिल्ड्रन, अपार्ट फ्रॉम दैट, ये सारे चेंजेस करने के बाद नेपोलियन ने ये जो गड़बड़ कर दी थी, इससे लोग नेपोलियन से नाराज हो गए। और लोगों ने बोला यार नहीं, नेपोलियन को जैसा हम समझते थे वैसा है नहीं। बाय द वे चिल्ड्रन, अगर आप इसको पॉजिटिव वे में देखोगे तो आई कैन से दैट द चेंजेस विच वेर मेड बाय नेपोलियन वेर मच नीडेड, एंड वी कैन रिमेंबर नेपोलियन फॉर ऑल दीज एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, बट वी कैन इवन रिमेंबर नेपोलियन his negative reaction to the idea of democracy. तो आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ने वाले थे, एंड टुडेस टॉपिक वाज जस्ट अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन। देखिए, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन और एक द आइडिया ऑफ द नेशन, इस टॉपिक को हमने आज पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है। इसके बाद जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो आई होप कि आज का जो टॉपिक है फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला आपको समझ आया होगा। दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें। नंबर वन, व्हाट चेंजेस वेर मेड इन फ्रांस आफ्टर दी 1789 रेवोल्यूशन। नंबर सेकंड पॉइंट, व्हाट चेंजेस वेर मेड बाय नेपोलियन इन द फ्रेंच सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, एंड व्हाट नेपोलियन हैड नॉट प्रोवाइडेड टू द पीपल, पॉलिटिकल फ्रीडम। ठीक है, ये सारी बातों का आप ध्यान रखोगे, और एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आए इस टॉपिक में से, इट मे कम फॉर 3 marks और इट मे कम फॉर 5 marks। So the points which I have highlighted here, you can use these points to frame your answer and to write the answers in points, and you will definitely get full marks for the written answer. And thank you very much। आज के लिए इतना ही था, और कल फिर हम आएंगे। मैं कल एक और वीडियो इसकी आगे वाला पोस्ट कर दूंगा, तो बने रहिए इस चैनल के साथ और देखते रहिए, अपडेट्स लेते रहिए। और हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद फिर एक कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी तो इस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया है। सो थैंक्स अ लॉट चिल्ड्रन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।